स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट न्यूज के बारे में। फर्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग द यूएस और ईरान के पर्सपेक्टिव से है। बोथ कंट्रीज के बिटवीन में कन्फ्लिक्ट का सिचुएशन है, बट प्रेजेंट समय में जो कन्फ्लिक्ट है सिर्फ वेस्ट एशिया के अंदर ही नहीं है। वेस्ट एशिया का जो बियॉन्ड एरिया है वहाँ पे भी कन्फ्लिक्ट है वो देखने के लिए मिला। इंडियन ओशन रीजन के अंदर में ईरान का एक शिप है जो वापस से रिटर्न कर रहा था, जिसके ऊपर में यूएस का जो सबमरीन है उसने अटैक किया है श्रीलंका के नियर बाई एरियाज के अंदर में। तो वेस्ट एशिया का जो कन्फ्लिक्ट है वो आपको इंडियन ओशन रीजन के अंदर भी देखने के लिए मिला है। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए रेज होता है कि श्रीलंका के नियर बाई एरियाज के अंदर ये जो अटैक हुआ, क्या श्रीलंका का जो वाटर एरिया है वहाँ पे ये अटैक देखने के लिए मिला है। तो आपको एक बेसिक इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कि किसी भी कंट्री का जो टेरिटरी है उसके 200 नॉटिकल माइल्स का जो एरिया है वही उसके कंट्रोल के अंदर में हुआ करता है। 200 नॉटिकल माइल्स से जो बियॉन्ड का एरिया है जिसको कि हम इंटरनेशनल वाटर के रूप से डेजिग्नेट हैं वो किया करते हैं। तो इंटरनेशनल वाटर के अंदर में ये जो अटैक किया गया जिसके अंदर में जो ईरानियन जो शिप है जिसके ऊपर डैमेज हुआ है, कुछ लोगों को रेस्क्यू भी किया गया श्रीलंका के द्वारा। अब आपके लिए सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे रेज होता है कि श्रीलंका के द्वारा जो ईरान के जो वेसल में जो पर्सन थे जिनको रेस्क्यू किया गया, तो क्या आप देखिए कि श्रीलंका का ईरान के साथ में किसी तरीके का यहाँ पे स्टैंड है। तो स्टूडेंट्स किसी तरीके से स्टैंड है वो नहीं है, बट इंटरनेशनल जो मैरीटाइम कन्वेंशन है जिसके थ्रू आप देखें कि किसी भी कंट्री ने उस कन्वेंशन को साइन किया है तो उसका ओब्लिगेशन है कि अगर डिस्ट्रेस का कॉल आता है कहीं पे भी जो वाटर एरिया के अंदर में, तो नियर बाई कंट्री है जो ह्यूमिटेरियन ग्राउंड के ऊपर में उसको रेस्पॉन्ड करे। तो इंटरनेशनल मैरीटाइम कन्वेंशन जो कि वहाँ पे वेसल के अंदर में जो पर्सन है उनके सेफ्टी के रिगार्डिंग में है, जिसकी वजह से यहाँ पे रेस्क्यू किया गया। नेक्स्ट अगर हम रीड करें तो यहाँ पे हमने अभी रीड किया है कि ईरान का जो शिप है जो वापस से रिटर्न कर रहा था, तो कहाँ से ये वापस से रिटर्न कर रहा था, तो इंडिया में आप देखिए कि विशाखापट्टनम का जो एरिया है, हमारा जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ कोस्टल एरिया है जहाँ पे, वहाँ इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू है उसको ऑर्गेनाइज किया गया था। इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू जिसमें जो मैरीटाइम सेक्टर से रिलेटेड जो हर एक कंट्री का जो फोर्स है उनका वहाँ पे प्रेजेंस था। उन्होंने अपना जो जो भी उनका आप देखिए कि पावर है, जो भी उनका नया डोमेन है उसको शो है वो किया गया था। तो एक ग्लोबल मैरीटाइम एक्सरसाइज था इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू जो कि विशाखापट्टनम के वहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ था, जिसके अंदर में ईरान का पार्टिसिपेशन था और वापस से उसी फ्लीट रिव्यू से उसका रिटर्न था। इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू के अलावा आप देखिए कि हमने जो मिलान एक्सरसाइज है, ये मिलान एक्सरसाइज है उसको भी कंडक्ट किया है, जो कि हमारा मल्टीनेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज है जो इंडियन नेवी के द्वारा 1995 के समय से ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन था इस न्यूज़ से रिलेटेड। ईरान के बारे में आपको क्या क्या जो बेसिक्स पता होना चाहिए, ऑलरेडी हम कल का जो न्यूज़पेपर डिस्कशन था उसमें हमने रीड किया था। और आप देखिए कि आज जो द हिंदू का दिल्ली एडिशन है वो नहीं पब्लिश हुआ है। आज हम ये जो एडिशन को डिस्कस कर रहे हैं जो इंटरनेशनल है, इंटरनेशनल जो एडिशन द हिंदू का पब्लिश हुआ करता है। होली का जो होली का जो आप देखिए कि छुट्टी की वजह से ये पब्लिश है वो नहीं हुआ। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स यहाँ पे ईरान की बेसिक्स के बारे में, तो ईरान आप देखिए कि एक इम्पोर्टेंट स्ट्रेटजिक लोकेशन है ईरान का। कैसे स्ट्रेटजिक लोकेशन है, टी इम्पोर्टेंट जो वाटर बॉडीज हैं उनके साथ में अपना एरिया है वो शेयर करता है। नॉर्दर्न पार्ट के अंदर में ईरान की कैस्पियन सी सिचुएटेड है, नॉर्दर्न पार्ट के अंदर में कैस्पियन सी है। फिर अगर हम बात करें साउथ वेस्टर्न पार्ट के अंदर में पर्सियन गल्फ है। फिर आप देखिए पर्शियन गल्फ का एरिया है और गल्फ ऑफ ओमान है, गल्फ ऑफ ओमान है। और इन दोनों वाटर बॉडीज को जो कनेक्ट करने के लिए एक इम्पोर्टेंट जो चैनल हुआ करता है जिसको कि हम स्ट्रेट के नाम से जानते हैं, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है उसके ऊपर में भी आप देखिए कि ईरान का लिटिल बिट कंट्रोल है। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का इम्पोर्टेंस क्या है, अगर हम ग्लोबल डोमेन के अंदर में ऑयल का जो सप्लाई है, गैस एंड ऑयल का जो सप्लाई है उसके बारे में रीड करें, तो 20% जो ऑयल एंड गैस का सप्लाई है वो इसी स्ट्रेट के थ्रू हुआ करता है। स्टूडेंट्स हो सकता है यूपीएससी आपसे इस तरीके से क्वेश्चन पूछे। अब देखिए कि जो अरेबियन पेनिनसुला है जिसका ईस्टर्न पार्ट के ऊपर तो आपको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज आपको देखने के लिए मिलेगा,
बट आप देखिए कि एक इसका जो वेस्टर्न पार्ट का भी एरिया है, सपोज कीजिए ये अरेबियन पेनिनसुला है, इसका जो वेस्टर्न पार्ट है जहाँ पे यहाँ आपको यमन मिलता है, यमन के नॉर्दर्न पार्ट में सऊदी का ही एरिया है, यहाँ पे रेड सी है। तो आप देखिए कि ये जो रेड सी है और गल्फ ऑफ आदेन है, उसको कनेक्ट करने वाला जो स्ट्रेट है उसको हम किस नाम से जानते हैं? यहाँ पे हॉर्न ऑफ अफ्रीका है वो सिचुएटेड है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो स्ट्रेट है इसको बोला करते हैं बेब अल मंदाब। बेब अल मंदाब नाम का स्ट्रेट है। तो ये बेसिक्स भी आपको जरूर से पता होना चाहिए, क्योंकि दोनों पार्ट के ऊपर में जो वाटर बॉडी है, वाटर चैनल है, वो सिचुएटेड है। नेक्स्ट अगर हम ईरान के साथ में जो एरिया शेयर करने वाले जो कंट्री हैं उनको एक बार यहाँ पे रीड करेंगे, ईरान के साथ में कौन कौन से कंट्री एरिया शेयर करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए कि हमारे नाइबर जो कंट्रीज हैं, अफगानिस्तान यहाँ पे एरिया शेयर करता है, अफगानिस्तान करता है। पाकिस्तान भी अपना एरिया शेयर किया करता है। और पाकिस्तान का आप देखिए कि जो जो एरिया शेयर हुआ करता है ये बलूचिस्तान का रीजन है। बोथ कंट्रीज का जो ये रीजन है बलूचिस्तान का रीजन है। और ईरान का जो एरिया यहाँ पे इन दोनों कंट्रीज के साथ में शेयर होता है, इसको भी मैक्सिमम नाम से सिस्तान बलूचिस्तान के नाम से जानते हैं। अब ये बलूचिस्तान का यूज किया गया है, वहाँ पे सिस्तान बलूचिस्तान है, यहाँ पे बलूचिस्तान का रीजन है। तो बेसिकली बलूच कम्युनिटी का डोमिनेशन है इस एरिया के अंदर में, जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान का जो एरिया शेयर हुआ करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसी सिस्तान बलूचिस्तान में हमारा जो चाहबार पोर्ट है वो सिचुएटेड है, जो इंडिया को एक्सेसिबल था। अभी कुछ रेस्ट्रिक्शंस उसके ऊपर में अप्लाई हुए हैं। पाकिस्तान का जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है उसके थ्रू जो ग्वादर पोर्ट को डेवलप किया गया है वो भी इनका इसी एरिया में सिचुएटेड है, उसी चाहबार पोर्ट के नियर बाई एरियाज में, पाकिस्तान के डोमेन में। तो ये अफगानिस्तान पाकिस्तान हमारे नाइबर कंट्रीज हैं। फिर आप देखिए कि तुर्कमेनिस्तान है, जहाँ से हम तापी पाइपलाइन लेके आने वाले थे, तुर्कमेनिस्तान है। तुर्कमेनिस्तान के अलावा आपको ईरान का जो नॉर्दर्न पार्ट है वहाँ पे आपको टर्की, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट के अंदर में आपको टर्की है, जिसको तुर्कई के नाम से भी जानते हैं। तुर्की के अलावा आप देखिए अजरबैजान है, अजरबैजान है, आर्मेनिया है। इन बोथ कंट्रीज में अपना एक कन्फ्लिक्ट था, नागोर्नो काराबाख नाम का जो एरिया है उसके लिए अजरबैजान और आर्मेनिया दोनों अपना एरिया है वो शेयर किया करते हैं। और वेस्ट एशिया का जो मेजर जो कंट्री है वो है यहाँ पे इराक। इराक अपना एरिया शेयर करता है। वेस्ट एशिया का जो मेजर कंट्री है वो है इराक, जो कम्प्लीटली एरिया ईरान से शेयर करता है। तो ये कुछ बेसिक्स था जो हम देख चुके हैं, बार बार आपको इनको रीड करना होगा। हो सकता है यूपीएससी इनसे किसी ना किसी तरीके से कोई क्वेश्चन आपसे पूछ ले। नेक्स्ट अगर हम बात करें अब इसका इम्पैक्ट क्या हुआ है, वेस्ट एशिया का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर में किस तरीके से रहेगा। अब देखिए कि हमारे ऊपर इम्पैक्ट रहेगा, एक तो सेरेमिक इंडस्ट्री के बारे में यहाँ पे बताया गया है। सेरेमिक इंडस्ट्री के बारे में जब भी मेंशन हुआ करता है, आपको गुजरात का जो मोरबी नाम का जो सिटी है वो आपको पता होना चाहिए। तो यही मोरबी 2 ईयर बैक आप देखिए कि न्यूज के अंदर में था, वहाँ पे एक ब्रिज का कोलैप्स होने की वजह से मोरबी के अंदर में एक रिवर पास होती है, मच्छू नाम से एक नदी है, माछू या मच्छू नाम से एक नदी है। उस रिवर के ऊपर में एक हैंगिंग ब्रिज था, एक झूलता हुआ पुल था, जिसका डैमेज हुआ था 2-3 ईयर्स बैक, जो उस समय ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज में था। तो मोरबी का जो इंडस्ट्री है वहाँ पे आप देखिए कि सिरेमिक जो एक्टिविटी है उनका डोमिनेशन है। वेस्ट एशिया का कन्फ्लिक्ट कैसे इम्पेक्ट करता है, सिरेमिक इंडस्ट्री के अंदर में एक गैस है उसको यूज किया जाता है, गैस का नाम है प्रोपेन। प्रोपेन गैस है उसको यूज किया जाता है, प्रोपेन गैस है। प्रोपेन गैस के अलावा आप देखिए कि नेचुरल गैस का भी यूज हुआ करता है। अब ये बोथ जो गैसेज हैं उन वेस्ट एशिया से आया करती हैं। इस प्रोसेस में इसको यूज करते हैं। जो सिरेमिक जो जो वहाँ पे प्रोडक्ट को जो डेवलप करना है उसके फायरिंग के रिगार्डिंग में और उसके ड्राइंग प्रोसेस के अंदर में इस प्रोपेन और नेचुरल गैस को यूज किया करते हैं। अब यहाँ तो क्या, तो आप देखिए कि इनका प्राइस इंक्रीज होगा, एक तो डिस्टरबेंस होने की वजह से क्या हो सकता है, इनका जो सप्लाई है वो कम्प्लीटली यहाँ पे ना आए अगर कन्फ्लिक्ट मोर डेज के लिए एक्सटेंड होता है। तो उस दौरान में क्या होगा, जो लेबर उस एक्टिविटी के अंदर में इस इंडस्ट्री में इंगेज है तो उनका आप देखिए कि हो सकता है कि इंडस्ट्री में शट डाउन का सिचुएशन आए, हो सकता है शट डाउन यहाँ पे क्रिएट हो। तो ये यहाँ पे बताया गया है इस इंडस्ट्री के रिगार्डिंग में। नेक्स्ट आप देखिए कि यहाँ पे अब बता दिया गया है इंडिया के राइस के बारे में भी।
उस नवंबर या दिसंबर के समय में हमने राइस के बारे में रीड किया था, जब यूएस ने एलिगेशंस लगाए थे कि इंडिया का जो राइस है यूएस के अंदर में डंप हुआ करता है। बट आप देखिए कि यूएस ऑलरेडी एक राइस एक्सपोर्ट कंट्री है, वहाँ पे काफ़ी कम राइस है वो जो प्रोड्यूस हुआ करता है, बट उसका भी वो एक्सपोर्ट कैरी आउट करते हैं। तो कोई भी कंट्री जो एक्सपोर्ट कंट्री है, जिस प्रोडक्ट को वो लार्जर वे में एक्सपोर्ट करते हैं इम्पोर्ट के कंपेरिजन में, तो वहाँ पे डंप होने का क्वेश्चन तो रेज ही नहीं होता है। तो इंडियन राइस के रिगार्डिंग में ऐसे एलिगेशन थे नवंबर दिसंबर में, उस दौरान में हमने रीड किया था कि वेस्ट एशिया के जो कंट्री हैं, हमारे राइस का जो प्रोडक्ट है स्पेशली जो बासमती राइस है उसके लार्जर डेस्टिनेशन है। क्यों? क्योंकि आप देखिए कि आप इसको याद रख सकते हो कि वहाँ पे जो जो बिरयानी जो कंज्यूम करने वाले जो कंट्री हैं वो लार्जर वे के अंदर में हमारा जो राइस है वो एक्सपोर्ट हुआ करता है। अब डिस्टरबेंस है तो शिपमेंट्स वहाँ पे नहीं जाएंगे, तो राइस के रिगार्डिंग में भी यहाँ पे उसका डिस्टरबेंस को बताया गया है। ऑयल एंड गैस के अलावा आप देखिए कि हमारे जो फर्टिलाइजर का जो सेक्टर है उसको भी इम्पैक्ट रहेगा। फर्टिलाइजर का प्राइस इंक्रीज हो सकते हैं, यूरिया है, डीएपी है, एमओपी है। आप देखिए कि इस तरीके से ये जो अलग अलग यहाँ पे जो फर्टिलाइजर्स हम यूज करते हैं, चाहे वो पोटास के रिगार्डिंग में हो, यूरिया हो, पोटेशियम को जो यूज किया जाता है, तो सप्लाई का डिस्टरबेंस बता दिया गया। वेस्ट एशिया के अलावा कुछ ऐसे भी कंट्रीज हैं जहाँ पे आप देखिए कि फोस्फेट, जैसे अगर हम बात करते हैं तो मोरक्को के वहाँ पे ये लार्जर वे के अंदर में 70% जो मोरक्को के वहाँ पे फोस्फेट प्रोड्यूस हुआ करता है। मोरक्को कहाँ है? जो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर आपने देखा होगा, जो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का जो नॉर्दर्न पार्ट है जो कि मेडिटेरियन के साथ में एरिया शेयर करता है, वहाँ पे आप देखिए कि मोरक्को है वो सिचुएटेड है। तो मोरक्को के वहाँ पे फोस्फेट का जो प्रोडक्शन है वो होता है। फिर आप देखिए कि कनाडा और बेलारूस नाम के भी कंट्री हैं, कनाडा और बेलारूस हैं, वहाँ से आपको पोटास का जो प्रोडक्शन है वो मिलता है। तो पोटास और फोस्फेट के लिए तो कुछ अल्टरनेटिव यहाँ पे सोर्स हैं, बट यूरिया और जो अदर जो एरियाज को इम्पैक्ट रहेगा, इसका जो प्राइस इंक्रीज हो सकता है जो एग्रीकल्चर के अंदर में। अभी तो आप देखिए कि एग्रीकल्चर का एक्टिविटी नहीं है, 2-3 मंथ्स के लिए एक ब्रेक टाइम हुआ करता है। जो लार्जर एग्रीकल्चर एक्टिविटी है, हॉर्टिकल्चर का जो प्रैक्टिस है, जो यहाँ पे वेजिटेबल्स का जो प्रैक्टिस है वो तो कंटिन्यूस हुआ करती हैं हमारे कंट्री के अंदर में। तो इस तरीके से इसके डिस्टरबेंस को बता दिया गया। फिर म्यांमार के अंदर में अभी आप देखिए कि इलेक्शंस हुए थे, तो म्यांमार के रिगार्डिंग में हमारे जो मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, उन्होंने कहा है इंडिया हमेशा पीस प्रोसेस को सपोर्ट करता है। म्यांमार लेड अगर पीस प्रोसेस यहाँ पे रहे तो इंडिया का उसको सपोर्ट है वो रहेगा। अब इंडिया के लिए म्यांमार का इम्पोर्टेंस क्या है? एक तो आप देखिए कि हमारे हमारे साथ में 1643 किलोमीटर के आसपास का जो बॉर्डर है वो शेयर हुआ करता है म्यांमार से। हमारे जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जहाँ पे स्टेबिलिटी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप देखिए कि जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं जो अपना एरिया शेयर करते हैं म्यांमार के साथ में, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में स्टेबिलिटी के अलावा जो कनेक्टिविटी है उसके लिए भी आप देखें कि ये जो म्यांमार के वहाँ पे जो हमारे प्रोजेक्ट हैं जैसे कि कालधान प्रोजेक्ट है, उन सभी के थ्रू हम कनेक्टिविटी को बूस्ट कर सकें। वेस्ट एशिया से जो फ्लाइट से रिटर्न करने के बारे में सर्विसेज का जो डिस्टरबेंस है उसको बताया गया, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, ओल्ड अहमदाबाद जो सिटी है उसके बारे में यहाँ पे शो किया गया है फोटो के थ्रू। तो जो ओल्ड अहमदाबाद सिटी है इसको किसके द्वारा सेटअप है वो किया गया था? पहले तो आप देखिए कि अहमदाबाद का जो नेम है वो डिफरेंट हुआ करता था हमारे जो टेक्स्ट बुक है उसके अंदर में, पर जो प्रेजेंट जो है अहमदाबाद का जो स्ट्रक्चर है उसको 1411 के समय एक रूलर हुआ करते थे, सुल्तान अहमद शाह। रूलर का नाम क्या है स्टूडेंट्स? सुल्तान अहमद शाह। जो ओल्ड सिटी है, जो फोर्टिफाइड सिटी है, उसको इनके द्वारा सेटअप है वो किया गया था। तो सुल्तान अहमद शाह के द्वारा इसको किया गया सेटअप। 2017 के समय यूनेस्को का जो हेरिटेज सिटी का जो टाइटल हुआ करता है, ओल्ड अहमदाबाद के एरिया को दिया गया था यूनेस्को हेरिटेज सिटी। उसके बाद में आप देखें कि जयपुर को भी वो टाइटल मिला है यूनेस्को हेरिटेज सिटी है। तो होली होली के सेलिब्रेशन को बता दिया गया।
नेक्स्ट अगर हम बात करें, एक आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो फतेहपुर सीकरी के वहाँ पे जो दरवाज़ा है, बुलंद दरवाज़ा, जो अकबर के द्वारा कंस्ट्रक्ट किया गया था, आगरा के पास में फतेहपुर सीकरी है। तो जो जो दरवाज़ा वहाँ पे जो कंस्ट्रक्ट किया गया था, वो किसके मेमोरी के रूप से, क्या उनका किसी वॉर के अंदर में विक्ट्री हुआ था? तो 1571 के समय अकबर का जब टेन्योर था, तो उस दौरान में उनका गुजरात के अंदर में विक्ट्री होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो बुलंद दरवाजा का जो कंस्ट्रक्शन है, वो गुजरात विक्ट्री की से रिलेटेड है। गुजरात के ऊपर जो मुगल्स हैं, उनका विक्ट्री होता है 1571 के समय में। जो 10th सिख गुरु हैं, उनके द्वारा जो मार्शल आर्ट का जो प्रैक्टिस है, उसको उसको प्रमोट करने के लिए एक फेस्टिवल को इस्टेब्लिश किया जाता है, जिसको कि होला मोहल्ला फेस्टिवल के नाम से जाना करते हैं। होला मोहल्ला फेस्टिवल। अब ये कहाँ पे हुआ करता है? लार्जर वे में पंजाब में आपको मिलेगा, बट ऐसा पार्ट जहाँ पे सिखिज्म का पॉपुलेशन है, वहाँ पे भी इसको प्रैक्टिस किया जाता है। पंजाब के अंदर में जो आनंदपुर साहिब है, आनंदपुर साहिब, वहाँ पे इसको प्रैक्टिस किया करते हैं। इसमें क्या किया जाएगा? मार्शल आर्ट का प्रैक्टिस यहाँ पे शो होता है। जो निहंग सिख्स हैं, सिख्स के जो डिफरेंट डिफरेंट जो सेक्ट हुआ करते हैं, जो पार्ट्स हुआ करते हैं, जिसमें निहंग सिख हैं, जो कि आपको ब्लू कलर का जो ड्रेस है उसके अंदर में आपको मिला करते हैं। तो उनके द्वारा आप देखिए कि ये जो प्रैक्टिस है उसको शो किया जाता है। मार्शल आर्ट के बारे में जब हम रीड करते हैं, तो एक मार्शल आर्ट आया करता है गटका। गटका, आप अपना आर्ट एंड कल्चर का बुक में इसको रीड करना। काफ़ी सारी मार्शल आर्ट हैं हमारी कंट्री में, जैसे कि सीलम भाम है, सरीस सरक है, कलारी पयत्तू है, जो केरल में हुआ करती है। वैसे ही एक एक मार्शल आर्ट है जिसका नाम है गटका, जो कि पंजाब में आपको मिलेगा। गुरु गोविंद सिंह के समय में इसको लार्जर वे में प्रमोट किया गया था। होली होला मोहल्ला जो फेस्टिवल है, वो पंजाब से रिलेटेड है, सिखिज्म से रिलेटेड है। आनंदपुर साहिब में मेजरली हुआ करता है, और गटका यहाँ पे एक मार्शल आर्ट है। तो ये कुछ बेसिक्स आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें, तो यहाँ पे आप देखिए कि ब्रोंज स्टैचू है 16th सेंचुरी का, जो कि यूके से वापस से इंडिया के लिए रिटर्न होगा। किनका है? जो एक अलवार सेंट है। आप देखिए कि जो जो भक्ति मूवमेंट है सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर में टू पार्ट्स में डिवाइड होता है, अलवार्स एंड नैनवार्स के रूप से। एक एक जो पार्ट है वो भगवान विष्णु को वर्शिप करते थे, एक जो पार्ट है वो लॉर्ड शिवा को वर्शिप करते थे। तो अलवार और नैनवार, जिनके बारे में एनसीईआरटी का बुक में मेंशन है, क्योंकि क्या वहाँ पे वुमेन सेंट हैं, उनका भी प्रेजेंस था। ये भी आपको पता होना चाहिए कि वुमेन सेंट हैं, वो भी इसका पार्ट है, वो हुआ करते थे। तो एक सेंट है 16th सेंचुरी के लेटर फेज के अंदर में, उनका स्टैचू है जो रिटर्न किया जाएगा। एग्जाम के लिए ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। पैलेस्टाइन के जो डिप्लोमेट हैं, जो एनवॉय हैं, उन्होंने क्रिटिसाइज किया है ईरान और यूएस का जो वॉर है, जिसको जंगल लॉ के रूप से बताया गया। ये भी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। सभी अब देखिए कि कंट्रीज के अपने स्टैंड हैं, क्रिटिसाइज किया करते हैं वॉर सिचुएशन को। नेक्स्ट अगर हम बात करें, फिनलैंड के जो प्रेसिडेंट हैं वो इंडिया के लिए आएंगे। फिनलैंड के जो प्रेसिडेंट हैं वो इंडिया के लिए आएंगे। फिनलैंड एक तो अब देखिए आर्कटिक का कंट्री है। अब उनके द्वारा यहाँ पे डिस्कशन किया जाएगा अपने बेटर रिलेशंस के लिए। रायसीना जो डायलॉग है, जो रायसीना हिल्स है, जिसके ऊपर हमारा नॉर्थ नॉर्थ ब्लॉक है, साउथ ब्लॉक है, वो जो पावर हाउस है हमारी कंट्री के, वो सिचुएटेड हैं। तो आप देखिए कि जो जो रायसीना हिल्स है, उसके उसके रिगार्डिंग में एक रायसीना डायलॉग किया जाता है। जैसे सिंगापुर के वहाँ पे सेंग्रीला डायलॉग हुआ करता है, वैसे ही हमने 2015-16 के समय रायसीना डायलॉग को स्टार्ट किया, तो उसमें भी इनका पार्टिसिपेशन रहेगा। फिर हमारे यहाँ पे जो ओबेसिटी का जो एटलस है वो रिलीज हुआ है, जिसमें बताया गया कि हमारे यहाँ पे 5 to 9 का जो एज ग्रुप है, जिसके अंदर में 15 मिलियन के आसपास चिल्ड्रन हैं जिनको ओबेसिटी है। तो एक कंसर्निंग सिचुएशन है आने वाली यूथ के लिए। आने वाले जो हेल्थ के जो पैरामीटर्स हैं वो कैसे यहाँ पे इम्पैक्ट रहेंगे। और 10 to 19 का जो एज ग्रुप है, उसके अंदर तो आप देखिए कि 26 मिलियन जो पर्सन है, जो चिल्ड्रन है, उनको एज ए ओबेसिटी का जो जो प्रॉब्लम है वो बताया गया है। चाइना के बाद में आप देखिए कि इंडिया सेकंड नंबर के ऊपर में आता है, जिनके चिल्ड्रंस के अंदर में ओबेसिटी ज़्यादा है। ओबेसिटी का लार्जर वे में होने के बिहाइंड में रीजन क्या है? हमारे यहाँ पे जो फूड का जो कंजप्शन है, वो कार्बन, आप देखिए कि जो कार्बो है, कार्बोहाइड्रेट, वो लार्जर वे में मिलेगा। प्रोटीन बेस आपको जो फूड का जो कंजप्शन है वो कम मिला करता है। फिजिकल एक्टिविटी भी एक रीजन है। अर्बन स्ट्रक्चर के अंदर में प्रॉपर जो वर्क लाइफ है और
पर्सनल लाइफ है उसके बीच में बैलेंस नहीं होना, वर्किंग कंडीशंस हैं वो लार्जर नंबर्स, जो लार्जर आवर्स है उसके रूप से एडजस्ट करना। तो ये कुछ ऐसे रीजन है जो कॉमन पब्लिक के अंदर में आपको ओबेसिटी का जो प्रॉब्लम है वो मिलेगा। इसके द्वारा रिलीज किया जाता है वो वर्ल्ड ओबेसिटी एटलस है उसके द्वारा, जो कि इसका एक फेडरेशन है जो ये रिलीज किया करता है। नेक्स्ट अगर हम बस बात करें वेबसाइट ब्लॉकिंग के बारे में है, तो उसका भी जो पुअर प्रैक्टिस है उसको यहाँ पे बताया गया हमारे कंट्री के अंदर में। नेक्स्ट आप देखिए कि एआई के बारे में यहाँ पे यूएस का जिस तरीके से एआई को सपोर्ट रहा है, तो यूएस का जो डिमांड है कि मैक्सिमम जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो प्रोवाइड किया जाए, तो एक डेंजरस सिचुएशन हो सकता है एआई के यूज के लिए। एआई के यूज के बारे में यहाँ पे कंसर्न है। अभी आप देखिए कि एआई का जो इम्पैक्ट समिट है वो इंडिया के अंदर में ऑर्गेनाइज हुआ था, और यूएस ने जो डिमांड किया है इसको फ्लेक्सिबिलिटी इसको प्रोवाइड किया जाए, फ्लेक्सिबिलिटी है वो बेसिकली इसको प्रोवाइड किया जाए। तो बेसिक आप देखिए कि उसके मिसयूज को बताया गया, उसके इम्पैक्ट उसको बताया गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें वेस्ट एशिया के ही बारे में है, न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ के ऊपर में जो अटैक हुआ है। अब ये न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ के ऊपर में अटैक होना, चाहे वो रसिया यूक्रेन वॉर के दौरान में यूक्रेन के वहाँ पे जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है उस पर अटैक होना, नतांज नाम का जो न्यूक्लियर प्लांट है जिसको अटैक किया जाना, ये यूएस ईरान के इस कन्फ्लिक्ट के दौरान में। तो ये बेसिकली आप देखिए कि यहाँ पे एक जो फैसिलिटीज का जो डैमेज है जो कि सिविलियन पॉपुलेशन को भी एक रिस्क के अंदर में फोर्स करता है, रिस्क के अंदर में उसको सिचुएट करता है। क्या किया जाना चाहिए? इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है उनका, उनको एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करना चाहिए कि कंसेंसस यहाँ पे डेवलप हो कि सिविलियन पॉपुलेशन को जो रिस्क क्रिएट करता है उन एरियाज को अटैक वो नहीं रहे। तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन था जो हमने देखा। नेक्स्ट अगर हम बात करें वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से है, वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे बताया गया है, यूएन के जो एक्सपर्ट हैं उन्होंने कि चिल्ड्रंस को प्रोटेक्ट करना चाहिए, चिल्ड्रंस के ऊपर में जो अटैक है वो नहीं होना चाहिए। बट आप देखिए कि यूएस ने स्कूल के ऊपर में एक अटैक किया है जिसमें लार्जर नंबर के अंदर में जो चिल्ड्रंस हैं उनका डेथ हुआ है ईरान के अंदर। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये तो यूएन के एक्सपर्ट का एक सजेशन था कि चिल्ड्रंस को अटैक है वो नहीं करना चाहिए। फिर आप देखिए कि जो यूएस के जो प्रेसिडेंट है उनका यहाँ पे रिक्लेम है, कैसे उन्होंने ईरान को अपने टर्म्स के ऊपर में यहाँ पे नेगोशिएट करने के लिए कहा है, एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट अगर हम बात करें ईरान के द्वारा यहाँ पे अपने जो न्यू लीडर के अपॉइंटमेंट के बारे में है, जो उनके सुप्रीम लीडर हैं जिनको कि असैसिनेट कर दिया गया, जिनको कि मार दिया गया है यूएस के द्वारा एक स्ट्राइक के अंदर में, तो ये भी एग्जाम के लिए नहीं इम्पोर्टेंट। और फिर आप देखिए कि ईयू के द्वारा यहाँ पे स्पेन के रिगार्डिंग में है, क्योंकि स्पेन के द्वारा डिनाई कर दिया गया था यूएस को अपने बेसेस के यूज करने के लिए। तो अब यहाँ पे जो कंडीशंस डेवलप होने वाला है स्पेन के अगेंस्ट में जो एक्शन लिए जाएंगे, तो यूरोपियन यूनियन ने कहा है कि वो रेडी हैं यहाँ पे इन कंडीशंस को डील करने के लिए रिगार्डिंग में। और ईरान का जो रिवॉल्यूशनरी गार्ड है, रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के द्वारा कहा गया कि स्टेट ऑफ हॉर्मूज के ऊपर में उनका कंप्लीटली कंट्रोल है, जो कंप्लीटली वेस्टर्न एशिया का जो सप्लाई है उसको डिस्ट्रॉय करेगा, सप्लाई को डिस्टरबेंस वो क्रिएट करेगा। और यहाँ पे जो कॉन्फ्लिक्ट के कंटिन्यूएशन के बारे में है। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिला है उसको नोट डाउन कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।